Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So experiment number 5 of CHM 647, determination of the stoichiometry of copper EDTA complex by Mohr ratio method. सो स्टोइकियोमेट्री फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू जो मेथड हम यूज़ करते हैं और अपनी लैब में करवाते हैं, उसमें एक हमारा मोर रेशियो मेथड है और एक जॉब स्पॉट है और एक स्लोप रेशियो मेथड है। मोर रेशियो मेथड जो है वो हम कॉपर ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के थ्रू करते हैं। ये जो हमने कॉपर ईडीटीए कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कॉपर एक्स एंड ईडीटीए वाई है, तो ये एक्स एंड वाई जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मोल्स ऑफ कॉपर एंड मोल्स ऑफ ईडीटीए, और ये मोल रेशियो ऑफ कॉपर एंड ईडीटीए जो है ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 5A में, मोल रेशियो मेथड के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोल रेशियो मेथड? The formula of copper EDTA complex can be established spectrophotometrically by Mohr ratio method, in which a series of solution is prepared such that in each solution the concentration of metal, that is copper, is held constant while that of the ligand is varied. तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे। सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब यही होता है कि आप ग्रेजुअली किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। तो सीरीज ऑफ सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे और उन तमाम सॉल्यूशंस में हम मेटल की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने का मतलब ये हुआ कि हम उसका वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, जबकि जो लिगेंड है उसकी कंसंट्रेशन को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। और ये सीरीज ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, देन द एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मेजर्ड एट 745 नैनोमीटर विच इज द लैम्ब्डा मैक्स ऑफ कॉपर ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। जो एब्जॉर्बेंस मेजर की जाती है उन सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस की, स्पेशली मोर रेशियो मेथड में, वो उस लैम्ब्डा मैक्स पे की जाती है जो कि कॉम्प्लेक्स की लैम्ब्डा मैक्स होती है। So, what is the shape of the graph? Shape of the graph, first of all, at which quantities, between which quantities we have to make the graph. So, absorbance versus volume of ligand in ml. As you can see here, graph is plotted between absorbance and volume of EDTA added. So the volume of EDTA obtained by extrapolating two straight lines corresponds to that required for complete complexation to the metal. The mole ratio at this point corresponds to the formula of complex. ये आप देख रहे हैं जो हमारे पास ग्राफ हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ EDTA वर्सेस एब्जॉर्बेंस का, उसका जो ट्रेंड होगा वो ये होगा कि हमको पहले तो वो इंक्रीजिंग मिलेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे बनता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। एब्जॉर्बेंस कंटिन्यूसली बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे कि हम बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम ऑफ लिगेंड को, क्योंकि मेटल हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो फिक्स्ड अमाउंट में ही कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि मेटल हमने फिक्स किया हुआ है। तो जितना मेटल इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम होगा उतना ही मैक्सिमम लिगेंड जो है वो उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। तो इस सूरत में जो हमारे पास ग्राफ आता है उसमें आप देख सकते हैं कि कर्व आता है। वो जो कर्व होता है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम की वजह से होता है जो मेटल और लिगेंड के दरमियान बनता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर जो कर्व आ रहा है, इसके कर्वेचर के ऊपर जो एब्जॉर्बेंस है उसको हम इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस कह रहे हैं, जबकि अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए दो स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस है उसको हम मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कह रहे हैं। इस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर इस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस के अगेंस्ट जो वॉल्यूम है वो लिगेंड का यानी EDTA का वो वाला वॉल्यूम है जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम है
कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए. आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ why and where we use mole ratio method. So why and where we use mole ratio method? It can be used for complexation reactions that occur in a stepwise fashion. If there is a difference in the molar absorptivities of the metal ligand complexes and if the formation constant are sufficiently different. ठीक है, तो मोल रेशियो मेथड कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? स्पेशली वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर स्टेप वाइज फैशन में कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस होते हैं. स्टेप वाइज मतलब क्या? मतलब कि 1:1 रेशियो भी है, फिर दूसरे स्टेप में 1:2 रेशियो बन रहा है, फिर तीसरे स्टेप में 1:3 रेशियो बन रहा है. तो इस तरह के केसेस में भी हम मोल रेशियो मेथड यूज़ कर सकते हैं. इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज ऑफ द मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस, और अगर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस की मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज में डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि जो 1:1 मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है उसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कुछ और है, जो 1:2 मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है उसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कुछ और है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो उस कंडीशन में भी हम मोल रेशियो मेथड यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली इन दोज केसेस फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो सफिशिएंटली डिफरेंट. ठीक है, इस तरह से जो है वो फॉर्मेशन कांस्टेंट भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर स्टेप वाइज मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे अगर उनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज डिफरेंट होंगी तो उनके फॉर्मेशन कांस्टेंट भी डिफरेंट होंगे. बट इन दैट केस वी कैन यूज इजीली मोल रेशियो मेथड रादर देन एनी अदर मेथड. There must be a linear relationship between absorbance and the relative amounts of the metal and ligand at which absorbance data is recorded. ये तो आप लोगों को पता है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर यूज़ होता है कि जिस रेंज में हम यूज़ कर रहे हैं, हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट उस रेंज में लैम्बर्ट बेट लॉ फॉलो होना चाहिए. नंबर 3, इफ ए मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज वेरी वीक. हाँ, अब कहाँ पर यूज नहीं हो सकता? अगर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है. A plot of absorbance versus moles of ligand और moles of ligand divided by moles of metal, जो कि हम यूज करते हैं मोल रेशियो मेथड में ग्राफ बनाते वक्त, मे बी सो कर्व्ड. ये इतना ज्यादा कर्व्ड होगा that it is impossible to determine the stoichiometry by extrapolation. In that case, मोल रेशियो मेथड cannot be used. ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया है, इसमें ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ये अगर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बहुत वीक है तो फिर ये जो कर्व होता है ये इतना ज्यादा कर्व होगा कि इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, ये इतना ज्यादा कर्व्ड होगा कि इस पर समझ में नहीं आएगा कि इस स्ट्रेट लाइन हम कहाँ ड्रॉ करें, हम इधर ड्रॉ करें, हम इधर ड्रॉ करें, या हम इधर ड्रॉ करें. तो उस सूरत में फिर हम मोल रेशियो मेथड जो है इन दैट केस हम यूज नहीं करेंगे, और उस सूरत में फिर दूसरे मेथड यूज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम कौन से मेथड यूज करते हैं. ठीक है, तो मोल रेशियो मेथड कहाँ यूज करते हैं ये हमने इस स्लाइड में देख लिया. अब हम आते हैं जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ और एप्लीकेशंस ऑफ मोल रेशियो मेथड की तरफ. देयर आर 2 एप्लीकेशंस. ठीक है, 2 काम हमने करने हैं. एक्सपेरिमेंट 5A विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड एक्सपेरिमेंट 5B विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट. और ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं वो आपने एक ही डाटा से कैलकुलेशन के थ्रू कंप्लीट करने हैं. तो और ये आपने जो है वो नेक्स्ट लैब में परफॉर्म करने हैं. तो लिहाजा इसको में हम देख लेते हैं. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 5A स्टोइकियोमेट्री ऑफ कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? आप सब लोग जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है. ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी. और इन केस ऑफ कॉपर EDTA हम इक्वेशंस बना लेते हैं. तो इक्वेशन अगर हमने बनाई है कि y moles of EDTA react with x moles of copper sulfate, then copper EDTA complex is formed in which copper contain x moles and EDTA contain y moles. ठीक है, here x and y are stoichiometric coefficients that has to be determined through mole ratio method. ठीक है, जिसमें अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम मोल रेशियो मेथड के थ्रू ये x और y जो है इसको हमने डिटरमिन करना है.
प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर वेरी सिंपल है, मैं इसको रीड करती हूँ बहुत ही फास्ट. प्रिपेयर इक्विमोलर 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम EDTA सॉल्यूशंस इनटू डिफरेंट 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. आपको दो मुख्तलिफ 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशंस बनाने हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. आपको पता है डाई सोडियम EDTA भी स्टैंडर्ड होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है. तो आपने इन दोनों के 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट मालूम करके, और फिर आपने इनके 0.1 मोलर सॉल्यूशंस बनाने हैं. एट डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ लिगेंड सॉल्यूशंस. अब आपने 5 और 6 डिफरेंट बल्कि सॉरी 10 डिफरेंट फ्लास्क आपने यूज़ करनी है. ठीक है, 10 डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने यूज़ करनी है. और ये 10 डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जब भी हो सकती है कि जब दो ग्रुप मर्ज होकर एक ग्रुप बनेगा. ठीक है, यानी कि 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप और 4 स्टूडेंट्स का 2 ग्रुप, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, और फिर ये 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है ये दोनों अपनी शेयर करेंगे तो पूरी हो जाएंगी. और लिगेंड को किस तरीके से आपने डालना है? आपने लिगेंड को डालना है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, यानी 0.5 की आपने एडिशन करनी है 0 से लेके 4.5 ml तक. या अगर आपके पास एक फ्लास्क और है तो आप 0 से लेकर 5 ml तक एडिशन कर सकते हैं. और फिर उसमें आपने क्या करना है, इन 10 की फ्लास्क में आपने कॉपर डालना है. देन ऐड 2.5 ml ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर आयन सॉल्यूशन इन ईच फ्लास्क एंड फाइनली मेक अप द सॉल्यूशन अप टू द मार्क. ठीक है, तो इन 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में फिर आपने 2.5 ml कॉपर सॉल्यूशन डालना है. ठीक है, और फिर आपने इन तमाम के तमाम फ्लास्क को मेकअप कर देना है. Then measure the absorbance at lambda max 745 nanometer of this copper EDTA complex. ये जो copper EDTA complex फॉर्म होगा इसकी लैम्डा मैक्स 745 नैनोमीटर है, जो कि पहले से ही मालूम है हमें. ठीक है, और इसके ऊपर जो है हमने एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करनी है कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास 10 मुख्तलिफ फ्लास्क में हमने बनाया है. ठीक है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वॉल्यूम ऑफ EDTA. फिर हम ग्राफ बनाएंगे एब्जॉर्बेंस एंड वॉल्यूम ऑफ EDTA एडिड के ऊपर, एंड देन फिर फाइनली हम फाइंड आउट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कॉम्प्लेक्सेशन, और फिर हम फाइनली वॉल्यूम मालूम करेंगे. हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो इस सूरत में आएंगी. ये आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन कॉलम, जिसमें वॉल्यूम ऑफ लिगेंड है 0 से लेकर 4.5 ml तक, और इसमें मेटल का वॉल्यूम है 2.5 ml कांस्टेंट है. ठीक है, एंड देन एब्जॉर्बेंस आप देख रहे हैं, दिस इज ए क्वेश्चन मार्क. एब्जॉर्बेंस जो है वो ज़ाहिर है आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, और आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड जो है ना वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके डाल दी है, सो दैट कि आप लोग इसे कंपेयर कर सकें कि आपके पास क्या आ रहा है. अच्छा, अब ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड क्यों डिफरेंट है? जाहिर सी बात है कि आप डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ लिगेंड डाल रहे हैं 0.1 मोलर लिगेंड के, और आप फिर उसको 25 ml में मेकअप कर रहे हैं, तो हर फ्लास्क में लिगेंड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है, जबकि हर फ्लास्क में मेटल की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी क्योंकि मेटल का वॉल्यूम कांस्टेंट है. कैलकुलेशन में मैंने शो करके दिखा दी है, जिसमें मैंने लिगेंड की कंसंट्रेशन हर फ्लास्क में मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दी है, सो दैट आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, ये लिगेंड की वो कंसंट्रेशन है जो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन कॉलम में डाली हुई है. नाउ अब ग्राफ जो आपके पास आएगा, ये मैंने लैब के किसी स्टूडेंट का ग्राफ भी यूज़ किया है. ठीक है, और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत क्लियर ग्राफ आया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा कर्व है उसके ऊपर इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस होती है, और जब हम इस कर्व से दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहाँ पर दिखाई गई है. ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होता है एक्चुअली दिस इज एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस के अगेंस्ट जो वॉल्यूम होता है दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर कंप्लीट कॉम्प्लेक्सेशन. ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है दैट इज 2.4 ml. ठीक है, लेकिन आपके पास वो डिफरेंट भी आ सकता है. ओके, और मेटल की कंसंट्रेशन हर फ्लास्क में क्योंकि 2.5 ml मेटल है तो फिर वो कांस्टेंट है, दैट इज 0.01 मोलर मेटल है. नाउ
हमारे पास ग्राफ से जो कंसंट्रेशन निकली वो 2.4 ml, वॉल्यूम जो निकला वो 2.4 ml ऑफ EDTA है। तो अगर हम 2.4 ml ऑफ EDTA की कंसंट्रेशन मालूम करें कि क्या होनी चाहिए, तो वो हमारे पास उसी तरीके से जो हमने हर फ्लास्क की कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड मालूम की है, तो हमारे पास जो है 9.6 एक्सपोनेंट -3 मोलर कंसंट्रेशन आ रही है डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन ऑफ EDTA, जो कि हमारे पास ग्राफ से वॉल्यूम निकला है। ठीक है, और जब हम कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड को डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मेटल से, तो हमारे पास मोल रेशियो आ जाएगा। जैसे कि ये कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड है जो कि हमारे पास ग्राफ से आई है, जिसको अभी हमने कैलकुलेट भी किया है, ठीक है, वॉल्यूम के थ्रू। और ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था 2.5 ml की वजह से, जितने कंसंट्रेशन होगी मेटल की वो वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल लिगेंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज इक्वल टू द मोल रेशियो। ठीक है, 0.96 विच इज इक्वल टू 1। सो the mole ratio between copper and EDTA is 1:1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला फाइनली बना है that is copper EDTA 1:1 with the formula -2 with the net charge -2। So this is the formula of copper EDTA complex। Now अब जब कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स का आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, मोल रेशियो मालूम कर लिया, तो आपको अब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट भी निकालना है। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 5B, और इसकी कैलकुलेशन भी आपने उसी डाटा से करनी है जो एक्सपेरिमेंट 5A में आप एक दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे अपनी नेक्स्ट लैब में। Chemical equilibrium is reached when the forward reaction rate is equal to the reverse reaction rate and can be described using an equilibrium constant K। ठीक है, आप सबको पता है कि जो equilibrium constant होता है वो rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction होता है, और उसको हम equilibrium constant K से शो करते हैं। Complex ion equilibria are no exception to this and have their own unique equilibrium constant known as formation constants Kf। और जो complex ion equilibria होते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि नॉर्मल हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं वैसे ही होते हैं, और इसीलिए इनको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट कह रहे होते हैं और इनको हम Kf से शो करते हैं। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं? Kf describes the formation of a complex ion from its central ion and attached ligands. This constant may be called stability constant or association constant, and the formula of formation constant is equal to concentration of metal ligand complex divided by concentration of metal with its moles at superscript and multiplied by concentration of ligand with its mole at superscripts. Kf values tend to be very large in magnitude because complex ion formation reactions heavily favor the product। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस जो होते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट जो होते हैं, या फॉरवर्ड रिएक्शंस जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, यानी कॉम्प्लेक्स बनने की तरफ ज़्यादा फेवर होता है। तो इस वजह से जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, वो हमेशा बहुत लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। Equilibrium constant tells about the stability of constant and that's why it is also called stability constant और formation constant। और इस formation constant को हम stability constant भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू हमें बताती है कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो इस फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो दैट्स वाई ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहलाते हैं। नाउ अब इक्वेशन में हम इसको किस तरीके से शो करेंगे? m मोल्स ऑफ कॉपर प्लस y मोल्स ऑफ EDTA। ठीक है, ये मैं EDTA पे -4 चार्ज लगाना भूल गई हूँ, या आप इसको -4 चार्ज से शो कर दीजिएगा। कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स, और डेफिनेटली इसमें चार्ज भी आएगा। फॉर्मूला फॉर फॉर्मेशन कांस्टेंट, कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कॉपर मोल्स ऑफ कॉपर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है,
copper EDTA complex at equilibrium, moles of copper at equilibrium and moles of EDTA at equilibrium. और जो भी इनके कोफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में आएंगे. जैसे कि इस केस में कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स क्योंकि 1:1 है, तो दैट्स वाई कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है m भी 1 आएगा और y भी 1 आएगा. ओके अब हम दोबारा से ग्राफ की तरफ चलते हैं क्योंकि हमने यहाँ से फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है और फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, दैट इज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एंड इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस. सो ये जो ग्राफ्स है हमारे पास सामने आई है, एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम वो है 0.485 जबकि इक्विलिब्रियम एब्जॉर्बेंस जो है वो 0.47 है. नाउ कॉपर EDTA मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम कॉपर EDTA वो होगा जिसमें कॉपर मेटल मैक्सिमम होगा. और कॉपर मेटल मैक्सिमम जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? क्योंकि हमने 2.5 ml कॉपर के यूज़ किए हैं और 0.1 मोलर कॉपर की कंसंट्रेशन है, 25 ml में इसको प्रिपेयर किया है, तो जो 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है कॉपर की वो ही इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है. और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ही एक्चुअली मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बराबर होगी क्योंकि जितना मेटल होगा EDTA तो क्योंकि हम वेरी कर रहे हैं तो जो लिमिटिंग जो रिएक्टेंट है वो बेसिकली मेटल है, तो जितना ज़्यादा मेटल होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर है वही मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर EDTA होगी. ओके अब हम जो है अगर हम ये बोलते हैं कि भाई एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स, सो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जहां पर हम यूज करेंगे वहां पर हमारे पास कॉपर EDTA की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी मैक्सिमम होगी. तो हमारे पास कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स की मैक्सिमम कंसंट्रेशन मालूम है और हमारे पास जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस भी मौजूद है. तो इन दोनों को हम यूज करते हुए एप्सिलॉन ऑफ कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स निकाल लेंगे. ठीक है, so epsilon is equal to maximum absorbance which is 0.485 divided by concentration of copper EDTA maximum complex which is 0.01. So the molar absorptivity is 48.5 molar inverse centimeter inverse. अब इस molar absorptivity को हम यूज करेंगे equilibrium concentration of metal ligand complex निकालने के लिए. So copper EDTA complex at equilibrium is equal to absorbance at equilibrium divided by epsilon b. Equilibrium absorbance is 0.47, epsilon is 48.5 multiplied by 1, so our complex at equilibrium is equal to 0.00969. It means 9.69 exponent minus 3 molar. ठीक है, नाउ कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम हमने मालूम कर लिया. अब हम क्योंकि हम ये सारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस मालूम कर रहे हैं ताकि हम फॉर्मेशन कांस्टेंट के फॉर्मूले में रख सकें. ठीक है, सो कॉपर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर माइनस कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्योंकि कॉपर इक्विलिब्रियम पर हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमें पता होगा कि भाई मैक्सिमम कॉपर हमने कितना लिया था वो हमें मालूम है. ठीक है, अब उसमें से जितना कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम पे चला गया, ठीक है, उसमें से जब हम वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा जो बचा हुआ कॉपर है वो इक्विलिब्रियम पर क्या है. ठीक है, so the remaining concentration of copper at equilibrium is equal to 0.01 molar minus 0.00969 and it is equal to 0.0031 molar, that is 3.1 exponent minus 4 molar concentration of copper at equilibrium. Now we need to calculate the concentration of EDTA at equilibrium और उसके लिए हम पहले मालूम करेंगे EDTA concentration maximum. So what is maximum concentration of EDTA? The maximum concentration of EDTA is equal to 0.1 molar multiplied by 2.45 ml. ये जो 2.45 ml है ये basically वो वॉल्यूम है जो के ग्राफ से आया है. ठीक है, so 2.45 ml divided by 25 ml, so the 0.0098 molar which is the maximum concentration of EDTA. Now we need to calculate the equilibrium concentration of EDTA. Actually this is the remaining concentration at equilibrium which is not involved in the complex formation. ठीक है,
दैट्स वाई वी नीड टू subtract from the maximum concentration of ligand. ठीक है, so maximum concentration of ligand is equal to 0.0098. ठीक है, जो कि maximum absorbance के अगेंस्ट maximum volume था EDTA का, उसके अगेंस्ट जो concentration थी वो maximum concentration होगी. ठीक है, then minus copper EDTA complex at equilibrium. ठीक है, equilibrium पर जो हमने complex की concentration यहाँ निकाली है, ठीक है, कहाँ पर, this one, ये 0.00969. ये 0.00969 है. ठीक है, इसको मैं यहीं पर सही कर देती हूँ ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो. 00969. ओके, and then we got 1.1 exponent minus 4 molar. तो EDTA at equilibrium is equal to 1.1 exponent minus 4 molar, and now we got everything at equilibrium, and now we need to put at formula of formation constant. Copper EDTA at equilibrium divided by copper at equilibrium multiplied by EDTA at equilibrium. ठीक है, so this is the concentration of copper EDTA at equilibrium 0.00969 divided by copper at equilibrium 0.00031 multiplied by EDTA at equilibrium 1.1 exponent minus 4 molar, and also जो copper equilibrium है उसके ऊपर भी कोफिशिएंट 1 है, और जो EDTA at equilibrium है उसके ऊपर भी कोफिशिएंट 1 है. तो आई थिंक मुझे इनके कोफिशिएंट भी लगाने चाहिए सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये जो 1 इस्तेमाल किया गया है ये क्यों इस्तेमाल किया गया है. सो कभी कभी जो आपका माउस होता है वो आपको बहुत तंग करता है, और आज मेरे साथ जो है इस माउस ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है. आई डोंट नो क्यों, ये चाह नहीं रहा कि मैं आज जो है वो जल्दी से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ. खैर, एनीवे, सो ये हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दी हैं, एंड द फॉर्मेशन कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 2.84 एक्सपोनेंट 5, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ऊपर जो है वो ऊपर जो अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो किस में है, वो ऑफ कोर्स मोलैरिटी है. ठीक है, और नीचे जो है वो मोलर स्क्वायर है. सो हमारे पास जो यहाँ पर यूनिट आएगी वो मोलर इनवर्स होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देती हूँ बिकॉज वैसे तो ये यूनिटलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, बट इन दैट केस वी हैव टू राइट डाउन के एक्चुअल में क्या है. अब यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट में है. ओके, सो m विच इज़ मोलर, नो, मुझको m कहीं से लाना पड़ेगा वरना ये सुपरस्क्रिप्ट में आता रहेगा. ओके, मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, Ctrl+C एंड हियर. ओके, एंड -1. ठीक है, मोलर -1, एंड देन फिर ये जो -1 है इसको हम सुपरस्क्रिप्ट में ले लेंगे. ओके, fine, so this is the final answer. ठीक है, and this is the experiment number 5B calculation. So अब आप 5A and 5B यानी mole ratio method of copper EDTA complex to find the stoichiometry, and then using the same data in order to calculate the formation constant of copper EDTA complex. ये दोनों experiments मैंने demonstrate भी कर दिए हैं और इनकी calculation भी आपको clear कर दी है. तो अब कल आपने ये परफॉर्म भी करने हैं और इनकी कैलकुलेशंस करके आपने नेक्स्ट डे जब आप आएंगे मंडे को तो आपने लैब रिपोर्ट सबमिट करवानी है एक्सपेरिमेंट 5 की. ओके.